हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूमेरिकल को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल हो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने की बताया है, दो वीडियो में की बताया हुआ है, जस्ट 15-20 मिनट का वीडियो है यार, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटेशन के लिए कैसे, चैप्टर के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। आराम से उसको आप देखोगे, पूरा की मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला लेना है आपको, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, जी इज इक्वल टू जी एम जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां जी की वैल्यू मैंने बताया स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होता है। कैसे होता है? मास ऑफ अर्थ होता है कितना, 6 × 10⁻²4, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये सब बातें बताया वहां पे, उसी को आपको मालूम अगर होगा, अगर मैंने बताया था कि अर्थ पर जो ग्रेविटी होती है 9.8, अगर मून पर देखा जाए तो 1/6 ऑफ 9.8 होता है। तो ये सब बातें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, उसी में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में जो आपका न्यूमेरिकल दे रखा है 1 by 1 करता हूं और आपको समझाता हूं, जो मैंने वहां पे बताया हुआ है उसी का यूज है, जो आप अभी जस्ट बताया मैंने उसी का यूज है। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज when the distance between them is reduced to half। कह रहा है भाई कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम Fg से डिनोट करते थे, कह रहा है ये क्या होगा इसके साथ अगर मैं क्या काम करूं, दोनों के बीच की दूरी, एक मास है, एक मास इधर है, एक मास m1, एक मास m2 है, इनके बीच की दूरी d ले लिया जाए, r ले लिया जाए, कुछ भी ले लो यार, इनके बीच की दूरी r होती है। तो क्या बोल रहा है, अगर इनके बीच की दूरी, ये देखो इनका आपस में अट्रैक्शन होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको Fg, और आपने पढ़ा था Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जरा बताओ। अरे पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है? आपने अलग अलग पढ़ा था कि Fg जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कभी r से डिनोट करते हैं कभी d से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, बहुत सिंपल, कि अगर रेडियस को, अगर उनके बीच की दूरी को हाफ कर दिया जाए, r ना बोलकर 1/2r कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो फोर्स क्या होगा, यही पूछ रहा है, सिंपल। तो F इज इक्वल टू, ये क्या है, r की जगह पर हाफ r कर दो, वो बोल रहा है हाफ r कर दो, तो जरा बताओ फोर्स क्या होगा। बेटा इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये 1/r तो आधा हो जाएगा, आधा क्या 1/4 हो जाएगा, देखो ना 1/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/1/4 r स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे r स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे लिखा करो भाई, r/2 कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, कभी भी ऐसा कंडीशन है तो हमेशा ये ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अब F क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 1/r स्क्वायर, देखो ना 4/r स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, 4/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर तो आपका नॉर्मल होता है। तो अभी फोर्स क्या हो जाएगा, मान लो F1 ये होता है फॉर्मूला, तो कह रहा है आधा अगर कर दो, इसका नाम F2 दे दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर इसका नाम F2 दे दो तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर क्या है भाई, आपने कब क्या पढ़ा हुआ है, ऐसे डायरेक्टली इसको डेरना नहीं देखकर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन 4 1/r स्क्वायर मतलब क्या, F1। तो उसके मतलब शुरुआत में, मान लो शुरुआत में F1 था, बाद में उसको आधा कर दिया रेडियस को, तो उसका नाम F2 दे दिया। तो अगर रेडियस को, यानी डिस्टेंस, रेडियस बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अगर हाफ कर दिया जाए तो फोर्स जो है 4 गुना हो जाएगा, शुरुआत का, इनिशियल का 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को घटाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, बस यही हो गया। तो अट्रैक्शन दोनों के बीच का, ये क्या कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, अभी इतना दूर था ना, अभी यहां पे ले आया ऑब्जेक्ट को, आधा कर दिया दूरी, तो आधा करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सही बात है यार, दिख गया, बढ़ तो रहा है, और बढ़ेगा कितना, 4 गुना बढ़ जाएगा, देखो ना 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हो गया काम खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया कि नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, why then a heavy object does not fall faster than a light object।
देखो भाई, इसको समझ लो, अगर हिंदी किसी भी भाषा में आपको अगर ट्रांसलेट करने समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है। मैंने बहुत क्लियर कर बता दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे एक फेदर को लिया गया, एक पत्थर को, दोनों को एक साथ में गिराया गया तो दोनों एक साथ में गिरे। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ के अंदर, जो एक्सीलरेशन होता है खिंचाव वाला, वो चाहे छोटा मास हो चाहे बड़ा मास हो, सबके लिए बराबर होता है। तो जो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, दोनों के दोनों एक ही स्पीड से गिरेंगे। कोई भी तेज नहीं गिरेगा कि अगर फास्ट बड़ा होगा तो जल्दी गिर जाएगा और छोटा होगा तो बाद में गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप बोलो सर एक पेपर लिया जाए और पेपर को क्या काम करो, ऐसे गिराओ और मोड़ कर गिराओ, तो मोड़ के गिराओ जल्दी गिर जाता है। सही बात है बेटा, उसका वजह क्या है? हवा है, तो हवा तो रोकता है ना, हवा नहीं है, हवा निकाल दो, क्योंकि हवा तो भाई रोकता है, जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा हवा रोकेगा उसको। हवा हटाओ, बिना हवा के देखोगे तब पता चलेगा ग्रेविटेशन कैसा होता है। तो ग्रेविटेशन जो होता है, वो जो ग्रेविटेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मास पर डिपेंड नहीं करती, चाहे भारी मास हो चाहे हल्का मास हो, हैवी या लाइट, फॉर बोथ अट्रैक्शन विल बी सेम। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, क्योंकि मैंने बताया हुआ ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। ठीक है, कह रहा है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। चलो लिखा हुआ है भाई, काय को मिटाऊं, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। पूरा एक ही क्वेश्चन करा दूंगा यार, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है। कह रहा है अगरचे, क्या कर दो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कह रहा फोर्स बताओ अगरचे ऑब्जेक्ट का मास। ये देखो मैंने आपको, इसीलिए मैंने क्या है, जब मैं पढ़ाया था नॉर्मल लेक्चर तो ऐसे किया था, मास ऑफ अर्थ और एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर रेडियस का होल स्क्वायर। रेडियस किसका? अर्थ का ले लिया था। मैं क्यों ऐसा लिया था? ऐसे फॉर्मूला रखने से आपको ज्यादा आसानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार अर्थ ही तो अपना, ज्यादातर हम क्वेश्चन करेंगे अर्थ के लिए, जमीन पर है तो जमीन की बात करेंगे, तो मास ऑफ अर्थ ही होगा एक, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो मार्कर कोई भी चीज ले लिया जाए वो रहेगा। तो कह रहा है कि एक बार बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, अगर ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है? 1 किलो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलो दे रखा है तो कह रहा है उसका फोर्स बताओ कितना होगा। और दे रखा है जानकारी के लिए कि आप ले सकते हो मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है भाई, कितना होता है आपको रटा होना चाहिए, 6 × 10⁻24 kg दे रखा है। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये सब दे रखा है उसने। ठीक है, अपना काम उसने फॉर्मेलिटी अदा कर दिया है। और कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको रटा ही नहीं चाहिए, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा एकदम रटा होना चाहिए, जुबान पर, ये बहुत मजा आएगा चैप्टर करने में। डायरेक्ट यहां पे रख दो भाई, तो आप रखोगे यहां पर एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएगा जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 होता है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 किलो दे रखा है, और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। बताओ ना। तो अब सोचोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन मेरे से तो नहीं होने वाला, मैं आपको आसानी के लिए कर दूं। आपको बताऊं, जरा बताओ, इसको जाके देखो, चेक करो, मैंने इसी को तो बताया है, यही तो होता है स्मॉल जी, यही तो है भाई, यही पूरी वैल्यू। चूंकि ये रटी रटाई है, कभी भी इनको सॉल्व नहीं करना, जिंदगी में नहीं सॉल्व करना। इतना कभी दिखे ना 6.67 × 6 × 10⁻24, ये दिखे ना कभी भी, इसके जगह पर हमने सॉल्व करके यही तो निकाला है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8। और ये कितना होता है? हमेशा रट लो, हमेशा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने प्रूव कराया यार, अभी जस्ट की जब मैं दे रहा था चाबी, तो चाबी के अंदर ये बताया था भाई कि GM डिवाइड बाय R स्क्वायर मतलब क्या होता है? 9.8। ठीक है, 9.8 होता है, ये पक्का है। इसको सॉल्व करके आप देखोगे ना 9.8 आता है, रट लो। उसके बाद इंटू 1 कर दिया तो आएगा 9.8 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया? तो ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? अट्रैक्शन कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। समझ में आ गया? तो आप इसको ऐसा रटे रहो कि ये इतना होता है, ये जी होता है डायरेक्ट यार। इसको मैंने प्रूव करके बताया लास्ट टाइम कैसे होता है जी। ठीक है, जी की वैल्यू GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो क्यों इतना डिफिकल्ट क्यों बनाएंगे भाई? तो डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, तो सर इतना ज्यादा घुमा क्यों रहे थे? आपने तो अभी कुछ देर पहले ही बताया सर। ठीक है, तो तरीका पहला हो गया ना भाई, समझ में आ गया।
सॉल्व कर लो भाई, आपको लगे ये नहीं है तो आप सॉल्व करो, इतना ही आएगा पक्का है, ठीक है, मेरा चैलेंज है। दूसरा तरीका भाई सेकंड मेथड, ठीक है भाई, सेकंड मेथड। सर आपने बार बार यही बोला हुआ है F = mg, तो काय को इधर टाइम पास कर रहे हो? सही बात है, सही बोले बेटा, मास, अरे भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने क्या बोला है, m × g, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मैंने ग्रेविटी ले लिया तो मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा, एक्सीलरेशन ये फ्री फॉल हो गया। मास कितना रखा 1 kg, ग्रेविटी कितना होता है 9.8, अर्थ पर 9.8 न्यूटन आ गया। ये आसान है ना सर? ठीक है बेटा, किसी को फॉलो कर ले, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, मर्जी तुम्हारी चलेगी, लेकिन समझाना मेरा काम है, बट समझने की कोशिश करो यार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया भाई, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरा मजेदार है यार चैप्टर, बस आपको समझना क्या है ना, जो भी इससे रिलेटेड है, आपको जो की दिया है मैंने, उस की को अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो पूरा पूरा चैप्टर आसानी से निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं भाई, वो क्या कर रहा है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर देन द मास एज अ फोर्स with which the moon attract the earth, why? ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि मान लो अपने अर्थ है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्योर थ्योरेटिकल, कि मान लो अर्थ, मून जो है अट्रैक्टेड है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स से, अर्थ जो है मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट की हुई है, तो भाई मून भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, सही बात है। तो देखो जो मून का अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटी जो है वो कम है और मास कम है, और अर्थ का जो मास है वो ज्यादा है, तो भाई जो मास ज्यादा वाला होगा वो कम को खींच सकता है ना, लेकिन कम वाला ज्यादा को नहीं खींच सकता ना भाई। तो यही वजह है कि मून जो है अर्थ की तरफ खींच रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन अर्थ को मून नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि अर्थ बड़ी है, अर्थ का मास बड़ा है, बस सिंपल सी बात है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यार, जो भी करने वाला है उसको देखते हैं, फिर भी आपको मैं पूरा पूरा एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको ना लगे कि हाँ सामने वाले ने नहीं बोल रहे थे पूरा पूरा बताऊंगा, नहीं बताए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द अर्थ। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया भाई, कि आपको क्या है कि जो मास है मून का, नॉर्मली बात है, मैंने मून का मास जो है वो कम है, तो जाहिर सी बात है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन अर्थ का मास जो है ज्यादा होने की वजह से मून उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, ये बात क्लियर हो ना। उसके बाद एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मान लो एक्शन हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, इधर एक्शन होगा तो उधर रिएक्शन होगा, तो एक्शन रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, जितना उधर एक्शन करा उतना रिएक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा, वो बैलेंस बराबर बना हुआ है। तो ये सब बातें हैं नॉर्मली, ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कह रहा है दो फोर्स के बीच में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, Fg पूछ रहा है, ठीक है। देखो आप, ये मैंने बुक में, आप तो देखो खोल के रखा हूं बुक में, आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूं, आप चेक करो, ठीक है, बुक को खोल के रखो। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखकर टाइम पास नहीं करना चाहता हूं, समझाने की कोशिश है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को देखो भाई, कि कह रहा है एक्सीलरेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पहला दे रखा है, अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो अगर बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या भाई, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, आर स्क्वायर ले लो, डी स्क्वायर ले लो, जो मर्जी आपकी, और ये जी होता है। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दिया जाए, या एक ऑब्जेक्ट का मास, एक जो है मास डबल कर दिया जाए, तो ये F क्या हो जाएगा। तो जरा बताओ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है यार, आपने कुछ भी पढ़ा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, तो एक को अगर डबल कर दिया जाए, अगर इसको डबल कर दें तो ये भी तो डबल हो जाएगा। मैंने बोला इसको डबल करो ये भी डबल होगा, इसको ट्रिपल करो ये भी ट्रिपल होगा, जैसे इसको बढ़ाओगे ऐसे भी बढ़ेगा। तो अगर मास को डबल कर दिया जाए तो भाई ये 2m हो जाएगा, मान लो m1 m2 सेम ही रखो, तो क्या होगा देखो ना, m1 m2 तो शुरुआत वाला था, तो f2, इसको मतलब 1 में क्यों लिख दिया, ताकि पता चले कि अच्छा ये ओल्ड वाला हो गया, ये न्यू वर्जन हो गया। न्यू वर्जन में क्या बोल रहा है, मास 1 को डबल कर दिया है, तो न्यू क्या हो जाएगा, f न्यू क्या हो जाएगा, m1 m2 की जगह पर ओल्ड लिखोगे तो 2f ओल्ड। आप समझ में है ना, ऐसा क्यों लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए यार। तो जो न्यू होगा
अगर मास को डबल कर दोगे तो जो ओल्ड का डबल हो जाएगा, तो न्यू क्या हो जाएगा, यानी मास जो है, फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन फोर्स, वो डबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप चाहो तो ऐसे लिख दो ताकि और ज्यादा समझ में आए, और कुछ नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखो यार, सब चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, अगर कह रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अगर डबल और ट्रिपल कर दिया जाए, तो डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए भाई, तो फिर से आपने पढ़ा कि भाई चलो मान लो एफ ओल्ड क्या है, 1/r² होता है डिस्टेंस, आपने पढ़ा 1/d², 1/r², जो भी मर्जी है। तो कह रहा है इसको अगर डबल कर दोगे तो ठीक है, तो न्यू क्या हो जाएगा, कह रहा है न्यू क्या हो जाएगा, 1/r को डबल कर दो, कितना 2r कर दो, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, तो ये 1/ कितना हो जाएगा 4r² बन जाएगा। तो इसको चाहो तो 1/4 इंटू 1/r² लिख दो भाई, कोई हर्ज नहीं है, कोई टेंशन है क्या, 1/r ही हमारा क्या ओल्ड है, तो उसके बाद 1/4 ये क्या हो जाएगा एफ ओल्ड, तो एफ न्यू जो हो जाएगा, अभी नया क्या बनेगा, जो ओल्ड फोर्स था उसका 1/4 हिस्सा हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा, 4 हिस्से का एक ही हिस्सा बचेगा न्यू वाला भी। अगर रेडियस को बढ़ा दोगे, डबल करोगे, तो फोर्स जो है वो क्या होगा, घटेगा। सही बात है, देखो ना, वो 1/4 हो गया, मतलब घट गया। बहुत आसान है, बहुत मजा नहीं, ये समझने की बात है। तीसरे में एक और दे रखा है, दूसरे में ही एक दे रखा है कि अगर उनके बीच की दूरी को ट्रिपल कर दिया जाए, यहां पे 2 की जगह पर 3 कर दिया जाए, तो सेम कहानी यहां पे क्या काम करूं भाई, वही सेम चीज लिखूं। देखो अगर कह रहा है कि रेडियस को ट्रिपल कर दिया जाए, रेडियस को 3 गुना कर दिया जाए, तो यहां पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 यहां पे 9 लिख दूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। और क्या यार, सब क्या है, कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, कह रहा है अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए, तो जिसकी बात करेगा उसी को लिख दिया करो, m1 m2 आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कह रहा है इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, चलो मान लो इसका नाम है ओल्ड, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ताकि ओल्ड न्यू, ताकि क्लियर ना है, ये ओल्ड होता है भाई। ठीक है, कह रहा है कुछ कंडीशन लगाओ कि भाई इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो। ठीक है भाई, एफ न्यू क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसको मैं डबल बोल रहा हूं, तो क्या उसको मैं बोल रहा हूं न्यू, तो क्या कह रहा है, अगर m को m1 को 2m1 कर दे और m2 को 2m2 कर दे, कह रहा है डबल करना है ना, 2m2 कर दो, m1 को भी डबल कर दो, m2 को भी डबल कर दो, तो f न्यू क्या बन जाएगा भाई, बात को समझो, f न्यू क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 m1 m2। अब आपने m1 m2 तो पढ़ा है क्या भाई, f ओल्ड, तो f न्यू बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ ना, f न्यू बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f ओल्ड। तो मतलब अगर मास, दोनों मासेस को अगर डबल डबल कर दो, तो जो नया फोर्स मिलेगा वो 4 गुना पुराने का 4 गुना हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स मोर हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई, क्लियर हो गया, बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कुछ नहीं है यार, जस्ट समझने की कोशिश करो, इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, देखो ना, 15 मिनट में खेल जाओगे अगर से आपको समझ में आ रहा है तो सबसे ज्यादा की है, की इंपॉर्टेंट है, अगर की नहीं आ रहा है तो किसी काम का नहीं है फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, 7th कर ले रहे भाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे भाई ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इस्तेमाल है भाई। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना होता तो भाई सन जो है, ये मून अर्थ जो है सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, उसके तरफ चारों तरफ घूमती नहीं, मून जो है अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता, ये मिल्की वेज जो है, मिल्की वेज एग्जिस्ट नहीं करते, ये यूनिवर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर पाता भाई। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत बड़ी चीज है, उसी ने तो डिफाइन किया भाई कि ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर कैसे बंधा हुआ है एक बॉन्डिंग के अंदर, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है बेटा, g होता है, और g की वैल्यू कितना होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छे से बताओ कि नहीं, बताओ ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं यार, कि ज्यादातर तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। कह रहा है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका नाम क्या है भाई, उसी का नाम तो ग्रेविटी है यार ना, उसी का नाम ग्रेविटी है ना। जो अर्थ जो है किसके बीच में, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो खिंचाव होता है उसी का नाम तो ग्रेविटी है, उसका नाम ग्रेविटी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बड़ा बड़ा सब क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब थ्योरेटिकल है। ठीक है, अमित बाई अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल
एज पर इंस्ट्रक्शन ऑन वन ऑफ हिज फ्रेंड, हिज हैंड ओवर द सेम when he meets him at equator. Will the friend agree with the weight of gold? If not, why? The value of G is greater than pole. The value of G is greater at the pole than equator. देखो बेटा, ये क्वेश्चन सिर्फ जब ज्यादा एनसीईआरटी का ये रूल है, जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े दिखने लगे तो समझ जाना क्वेश्चन में दम नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, एक आदमी है, एक लड़का है, वो क्या गया पोल पर कोई गोल्ड खरीद रहा है। ठीक है, पोल पर गोल्ड खरीद रहा है, कहीं पोल पर गया। भाई आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है बेटा, ये जो अपना अर्थ है इसको दो हिस्से में बांट दिया गया है। ये जो इधर वाला हिस्सा है इसको पोल बोलते हैं, और ये लाइन जो है जो हॉरिजॉन्टल डिवाइड होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, और जो वर्टिकल डिवाइड होती है उसको पोल बोलते हैं। अब अगर आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं जानते हो तो जानो कि पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर जो ग्रेविटी होती है वो घटती है। वहां पे क्या रखा है, देखो द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल देन इक्वेटर। सही बात है, पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होती है और यहां पर इक्वेटर पे क्या हो जाती है, कम। अपन जो इंडिया है वो कहां पे है भाई, वो इक्वेटर पे है। अंटार्कटिका ये सब पोल पे है कि नहीं। तो यहां पर अगर देखा जाए इक्वेटर पर जो लोग हैं, अगर पोल यानी अंटार्कटिका से कुछ मान लो सामान गोल्ड खरीद कर लाए, वहां पे वेट किया कुछ न्यूटन गोल्ड का, और इक्वेटर पर आप लाओगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो बोला या सेम रहेगा। आप एक बात बताओ बेटा, अगर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो सेम होता है, मास तो सेम होता है, लेकिन वेट की बात करो, ग्रेविटी बदलेगी तो वेट भी बदलेगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया है मास वर्सेस वेट, एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है, आप चेक कर लेना। तो मास वर्सेस वेट, तो मास अगर बढ़ेगा, मास तो फिक्स रहता है, अगर ग्रेविटी घटेगी तो वेट घटेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा। तो पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर ग्रेविटी घटती है तो वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या उसका दोस्त एग्री करेगा? अरे भाई उसके साथ धोखा हो गया ना। इक्वेटर पर सामान खरीदा, उसका वेट मान लो 10 न्यूटन था, 10 किलो न्यूटन था, 10 किलोग्राम में था, मान लो उसका न्यूटन में था, वेट को अगर मेजर करेंगे न्यूटन में। बाद में उसने इक्वेटर पे लेके आया, तो ग्रेविटी घटने की वजह से उसकी बेचारे की गलती नहीं है यार, ग्रेविटी घटने की वजह से उसका जो भी सामान रहेगा उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या उसका फ्रेंड एग्री करेगा? बिल्कुल नहीं एग्री करेगा, बोलेगा मेरे साथ धोखा दे रहे हो। ठीक है, इतने का बिल बना के लेके आया लेकिन बिल क्लियर नहीं है, वो मैं नहीं मानता। आपने 100 इधर बोले हो, यहां पे तो 90 हो रहा है, ऐसा होगा सच में। पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आते हो तो ग्रेविटी घटती है, और जब ग्रेविटी घटती है बेटा तो वेट भी घटता है। मास कभी नहीं बदलता है, लेकिन ग्रेविटी घटने पर वेट घटता है, क्योंकि वेट क्या होता है, mg होता है। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गया भाई। उसका दोस्त बिल्कुल एग्री नहीं करेगा, और उसका दोस्त देखेगा कि उसका जो गोल्ड खरीद कर लाया है वो हल्का हो गया। ठीक है, ओके भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भाई। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन, ये 10th हो गया, 11 कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू द बॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन यार। ठीक है, एक पेपर ले लो, अपने पास तो पेपर फिलहाल दिख नहीं रहा है, एक पेपर ले लो, मान लो ऐसे पेपर है, ठीक है, ऐसे पेपर है एग्जाम्पल के लिए। तो कह रहा है इस पेपर को गिराओ ऐसे, और इसी को क्रम्पल्ड कर दो एकदम, इसको क्रम्पल्ड कर दो, ऐसे मोड़ दो, फिर गिराओ। तो ये पेपर जो क्रम्पल्ड रहेगा, जो गोला बनाया रहेगा, वो जल्दी गिर जाएगा। तो आप तो बोल रहे थे सर जो ग्रेविटी होती है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा सबके लिए बराबर होती है, तो जो गोल बना दोगे पेपर को तो जल्दी गिर जाता है, मैंने देखा हुआ है। सच बात है बेटा, अगरचे वैक्यूम हवा निकाल दो और प्रैक्टिकल करो, तो चाहे आप क्रैम्पल्ड कर दो, गोला बना दो, चाहे बारूद बना दो, दोनों केस में चाहे कुछ भी हो, सब क्या है, एक साथ गिरेगा। लेकिन अगर ऐसे हवा मौजूद रहेगी तो जो ज्यादा एरिया होता है किसी भी चीज में, जैसे पंख होता है चिड़िया का, तो एरिया ज्यादा हो जाता है तो कोई भी चीज नहीं गिरती है। वही देखना, आप नॉर्मली देख लो जो पैराशूट होता है उसमें भी क्या होता है भाई, ज्यादा एरिया होने की वजह से हवा उसको रोक लेती है। तो हवा रोक लेती है, ना कि ग्रेविटी उसको ग्रेविटी कम ज्यादा लगती है, ग्रेविटी सबके लिए बराबर है। लेकिन जब एरिया ज्यादा हो जाता है किसी भी चीज का, तो ग्रेविटी क्या है, सेम खींचेगी, लेकिन हवा उसको रोके रहती है। तो जो क्रम्पल्ड पेपर रहेगा, जो गोल सा बना रहेगा, वो जल्दी गिर जाएगा, और जो फैला रहेगा
वो थोड़ा लेट गिरेगा हवा की वजह से, ना कि ग्रेविटी की वजह से। बात क्लियर हो गई भाई? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। बहुत आसान है यार, सब समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 11, 10 ठीक है, क्लियर भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ on the surface of the moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on earth. What is the weight of 10 kilogram object on the moon and on the earth? देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है, बहुत छोटी सी बात है यार, सब कुछ दम नहीं है। कह रहा है कि आपको मालूम है, मैंने बताया भाई, कि जो मून पर ग्रेविटी होती है, मून पर जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी की। ये बात सबको मालूम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कह रहा है अगर मान लो एक मास है जो 10 किलोग्राम का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एक मास है जो 10 किलोग्राम का है, तो जरा बताओ उसका वेट अर्थ पर कितना होगा और मून पर कितना होगा? तो जरा बताओ, वेट बराबर क्या होता है भाई? mg। तो अगर अर्थ का वेट लूंगा तो अर्थ की ग्रेविटी ले लूंगा, और मास तो कभी बदलता नहीं, मास 10 किलो, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 ले लो यार, 10 ले लो, आपकी मर्जी, 10 ले लो भाई, 9.8 लगभग 10 है ना, तो आपकी मर्जी 10 ले लो। तो 10 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चाहो तो इसको 10 ले लो, लगभग 9.8 कितना होता है? मैं 10 आसानी से कैलकुलेशन के लिए 10 10 जा 100, तो 100 न्यूटन अर्थ पर हो गया। मास ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन लगभग लगभग। तो जरा बताओ मून पर कितना हो जाएगा? तो मून पर इसका क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा ना, इतना नहीं रहेगा ना, इसका 1/6 हो जाएगा। जितना यहां पे 100 न्यूटन वेट फील हो रहा है, तो मून पर इसका 1/6 हो जाएगा। इसका 6 हिस्सा कर दो, 1 हिस्सा हो जाएगा। तो इसको 6 हिस्सा करने के लिए क्या करो? तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? वेट ऑन मून 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ हो जाएगा। ये बात बहुत आसान है ना यार, अर्थ हो जाएगा। तो जरा बताओ 1/6 वेट ऑफ अर्थ कितना है? 100 न्यूटन। मैंने माना है भाई 9.8 आता, लगभग 98 आता, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 6। अब इस 2 3 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा? 50। इसको कट कर दो तो लगभग 16 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, उसके बाद 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा 3 16.6, ठीक है, 16.6 करके न्यूटन आ जाएगा। सोचो अगर आप अर्थ पर 100 न्यूटन का आप 100 न्यूटन के हो, अगर अर्थ पर मान लो 100 न्यूटन हो, तो जरा बताओ मून पर 16 नजर आओगे। 100 और 16 में कितना फर्क है, समझ रहे हो ना? 100 और 16 मतलब ऐसा हो गया, एक गट्ठा आदमी और एक छोटा सा बच्चा। यार 16 किलो का तो एकदम छोटा सा बच्चा होता है एकदम। तो सोच लो कितना फर्क हो जाएगा, आप छोटे से बच्चे की तरह नजर आओगे मून पर, ठीक है। और यहां पर काफी हैवी हो 100 किलो के, और वहां पे आप क्या है, आप वहां पे जो है बच्चे से नजर आओगे। मतलब बच्चे से नजर आओ मतलब कि आपका मास वही रहेगा, आपके अंदर जो वेट रहेगा, वजन रहेगा, वजनाई कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये नहीं बोल दो नहीं सर यहां पर तो जवान था बाद में वहां पे बच्चा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मास कभी बदलता नहीं है बेटा, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 क्वेश्चन। अरे सब भय आसान है यार, कितने भी क्वेश्चन हो, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। 13, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, कुछ भी टेंशन नहीं है। पहले आप देखो, अब यहां पे आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल। इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वहां पे आ गया ग्रेविटेशन के लिए। तो एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ 49 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। तो एक बॉल है, वही कंडीशन जो मैंने बताया था कि भाई ये जमीन है, यहां पे एक बॉल है, अभी इसको फेंका गया ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फेंकोगे तो कुछ ना कुछ तो हाइट जाएगा बेटा, इसका कुछ हाइट होगा। और जो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो मैंने बताया भाई कि एक्सीलरेशन -g हो जाएगा और वेलोसिटी ऊपर जाकर 0 बन जाएगा। बात तो आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया मैंने। एक्सीलरेशन -g हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। अब आप बात करते हैं आगे। कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। कह रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ, और इसकी स्पीड दे रखा बेटा। कह रहा है इसकी स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड है। कितना आसान है रे भाई, 49 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड है, फाइनल 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। a बराबर -g है और g बराबर 9.8 या 10 ले लो,
तो आपको बोला हाइट बताओ, जरा बताओ ना इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर ए भी आता हो, एच भी आता हो, वी भी आता हो, यू भी आता हो। एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हो गया, खत्म, खेल दिए, खत्म है, कुछ नहीं करना है। v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 49 का होल स्क्वायर। भाई देखो ये 49 दे रखा है, 49 है पक्का, 49 यस दे रखा, 49 दे रखा इज इक्वल टू 2 g दे रखा कितना भाई? 10 मान लो, 10 मान लो यार। 9.8 मतलब 10 में आसानी के लिए मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट निकालना है, अच्छा मैंने 10 मान लिया, गलत 10 माना। क्यों? क्योंकि ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा बेटा, यहां पे माइनस लिख दो। अब सही है। अब जरा बताओ, यहां पे मिल गया -49 इंटू, देखो -49 माइनस है यहां पे, इंटू 49 का स्क्वायर था ना, -49 इंटू 49 हो जाएगा, और ये -2 इंटू 10 20 हो जाएगा, इंटू h। अब जरा बताओ, ये माइनस माइनस कट जाएगा भाई, और ये 20 नीचे आ जाएगा, तो 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 20, इसको सॉल्व कर लो भाई h। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? इसको सॉल्व कर लो, 20 से डिवाइड कर दो, 49 इंटू 49 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, नॉर्मली समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, एक और उसी के अंदर दे रखा है, उसी के अंदर और भी क्वेश्चन दे रखा है भाई, कितना है? उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व कर लोगे ना 122 लगभग आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। आपका दिल करेगा तो जी के जगह पर 9.8 ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। आप 9.8 लेना चाहो 9.8 ले लेना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई 9.8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6 हो जाएगा, ये 19.6 आएगा, तो ये 19.6 हो जाएगा, 19.6। तो भी आपको सॉल्व हो जाएगा, ये 49 ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 122 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 122.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जरा दूसरा क्वेश्चन उसी के अंदर दे रखा है, द टोटल टाइम इज इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये दे रखा है कि कह रहा है कि टाइम बताओ इसको ऊपर से नीचे आने पर, सरफेस पर यहां से गया होगा कुछ टाइम लगेगा, फिर ऊपर से नीचे आया होगा फिर टाइम लगा होगा, तो जो नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा होगा वही ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लगा होगा। तो एक टाइम कोई निकाल ले तो काम हो जाएगा। तो आप बताओ ना कौन सा टाइम निकालें, तो जरा बताओ ना यार, आपके पास टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला है भाई? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है नहीं, माइनस यहां पे लेंगे। और आपने पढ़ा एक v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, अरे भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था ना आपने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और मैंने बताया जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकोगे तो g, ये क्या हो, ग्रेविटी में ए जी बन जाएगा लेकिन माइनस जी बनेगा। जब नीचे से ऊपर फेंके थे तो नीचे से ऊपर फेंके तो माइनस जी ले लिया। अब जी तो मालूम है, इनिशियल स्पीड मालूम है, फाइनल स्पीड मालूम है, टी नहीं निकाल लोगे यार, जरा बताओ ना। इनिशियल फाइनल स्पीड आपको मालूम है भाई 0, इनिशियल स्पीड 49, क्या है इसमें यार 9.8, इसको ले लो, ये टाइम मिल जाएगा भाई। अब इसको देखो जरा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा 9.8, t इज इक्वल टू 49। क्या है इसमें सॉल्व करें यार, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 9.8, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जरा बताओ। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको चाहो तो ये डिवाइड बाई 10 कर दो तो यहां पे इतना चला जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड बाई 10 कर दो, ऐसे चला जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहां पे चाहो तो कट कर दो भाई, कैसे कट करोगे? 49 टू जा कितना हो जाएगा आप देख लो, 98 आएगा। तो 49 टू जा तो यहां पे 49, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना है 2 5 10, तो टाइम मिल जाएगा 5 सेकेंड। तो टाइम मिल गया 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड ऊपर तक जाने में लगा, क्योंकि मैंने ये क्राइटेरिया लगाया, देखो ना नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया हूं मैंने, यही रखा हुआ है। तो भाई ऊपर से नीचे आने में भी तो टाइम लगेगा, तो टाइम टोटल कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी है, सब समझने की जरूरत है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन आसानी से खेल दोगे, अगर नहीं मालूम है तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी बन जाएगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। A stone is released from the top of a tower। ओहो, कोई दिक्कत नहीं भाई, 14 कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैसा भी क्वेश्चंस रहे, कैसा भी दिक्कत नहीं है, समझने की बात है, बस सिर्फ तरीका बदल देना है, अंदाज बदल देना है, काम खत्म हो जाएगा। कैसे? अंदाज अपना अपना है नहीं, आराम से कर देंगे। कैसे भाई? क्या बोल रहा है? एक स्टोन है जिसको वर्टिकली अपवर्ड
एक जो है एक स्टोन है जिसको टॉप टावर से फेंका जा रहा है। एक टावर है भाई, उसको एक स्टोन को यहां से फेंक दिया गया। ओके, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, ये ए बन गया जी और जी बराबर 9.8, नो प्रॉब्लम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी को फॉलो करो, ठीक है। कह रहा हूं टावर का जो हाइट है वो 19.6 है। अच्छा, इसका जो हाइट है भाई कह रहा है 19.6 मीटर है। ओके, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो कह रहा है एक टावर को ऊपर से, एक पत्थर को टावर से फेंका गया, उसका हाइट दे रखा है 19.6 मीटर, उसका ए बराबर जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बात को समझना, याद रखना, इनिशियल जब ऊपर से नीचे फेंकोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड 0 होगा। मैंने पहले ही बता चुका हूं यार, ऊपर फेंकोगे ये पक्का है ये 0, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ऊपर भी 0 हो गया। कह रहा बेटा फाइनल वेलोसिटी बताओ, बताना भाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर v भी आता हो, a भी आता हो, u भी आता हो, h भी आता हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओ माय गॉड, खत्म। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, या हमने ऐसे बताया था ना भाई, चाहे तो ऐसे लिख दो, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, कैसे भी बोल देना भाई, आपकी मर्जी है यार, टेंशन कुछ नहीं, समझने की बात है, बस खेल है समझने का। यहां पे v स्क्वायर मतलब क्या निकालना है, u स्क्वायर यहां पे, अच्छा ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं भाई, सेम फॉर्मूला, जी माइनस नहीं लेंगे, जी प्लस लेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है भाई 0, ओके 0, 2 जी की वैल्यू कितना है 9.8, h की वैल्यू कितना है 19.6, v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। सॉल्व कर लो भाई, तो v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9.8 इंटू कितना हो जाएगा 2, 19.6 इंटू 19.6। कितना मजेदार है ना, देखो इसलिए बोला कट पीट मत करो, 9.8 इंटू 2 19.6 होता है। अब दोनों बताओ ना, 19.6 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक ही आ जाएगा ना। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर दो एक सेम चीज लिखियो, 2 इंटू 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, 9.6 लेगा 9.6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखना जरा भाई आंसर सही है कि नहीं, आंसर सही आ रहा होगा, पक्का है, चेक कर लो, 9.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है, बार बार बोल रहा हूं यार, कुछ चैप्टर में दम नहीं है। मैंने अच्छे से जो की बताया ना, उस की को अगर आपको समझ में आ गया पूरा खिलवाड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको टास्क देता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने बताया, 14 बता दिया, 15 में आपको हिंट दे दे रहा हूं भाई, ठीक है 14 तक बता दिया, 15 में हिंट दे रहा हूं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसको अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंकोगे इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे कुछ होगा लेकिन फाइनल 0 हो जाएगा और a बराबर माइनस जी हो जाएगा। हिंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट निकाल दोगे भाई, सेम कहानी, सेम फॉर्मूला लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है भाई, हाइट निकालना है, आराम से निकाल दोगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, जितना जाने में लगेगा दूरी उतना आने में लगेगा, वही देखना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो कभी भी 0 होगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाइट तो आपको निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जहां से जाएगा फिर से वहीं पे जब आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से जाए और फिर वहीं पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में आया तो कर लेना प्लीज, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए फिर से थोड़ा सा एक लेक्चर ले लूंगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपके लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना भाई। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन दिया जाओ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मास ऑफ अर्थ दे रखा है, सन का मास दे रखा है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, तो ये सब कुछ। अब देखो क्या क्वेश्चन है भाई, जी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ भी दे रखा है, मास ऑफ सन भी दे रखा है और दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, तो मास ऑफ अर्थ दे रखा है, रख देंगे ये फॉर्मूला यार, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दोनों अर्थ और मास के सन के बीच की दूरी भी दे रखा है, इसको रख लेंगे। मास ऑफ सन दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तब को सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 एक नंबर क्वेश्चन है भाई, इसलिए उसको भी मैं आपको हिंट देना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। वो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उसको बहुत जबरदस्त मैं आपके लिए टास्क देता हूं। रियल में अगर आप इसको क्वेश्चन करके दे दो तो मैं आपको गूगल पे से, ठीक है, यहां आपका फोन पे मैं 100 रुपये फौरन ट्रांसफर करूंगा।
लेकिन ईमानदारी से आप उसका छोटा सा क्लिप मेरे को बना के दे देना कैसे हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऊपर से एक पत्थर को गिराया जाए नीचे की तरफ और एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए, तो बोल रहा है भाई मान लो ये टावर की हाइट 100 मीटर है, तो ये बताओ ये दो, एक ऊपर से फेंका गया उसी वक्त और एक नीचे से फेंका गया उसी वक्त, तो जरा बताओ कौन से हाइट पर वो दोनों पत्थर जाके मिल जाएंगे। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट एक नंबर है कि ऊपर से पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे भाई, उस पर फॉर्मूला निकालेंगे कि मान लो 100 है, यहां तक आ चुका होगा तो 100 माइनस कुछ हो जाएगा, 100 माइनस ये हाइट मान लो h हो, एक नीचे से आ रहा हो यहां पर पहुंचा होगा कुछ हाइट h तक, तो दोनों का कंडीशन लगाएंगे और हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइट कितना होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको डाउट है सच में तो आप कमेंट करना, कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए ये 3-4 क्वेश्चन के लिए फिर अलग से वीडियो ले लूंगा, 5-10 मिनट का जो भी रहेगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए मैंने दे दिया, उसके बाद बाकी तो मैंने क्वेश्चन करा ही दिया, लगभग क्या 100% ही करा दिया। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 18 भी वही है, सेम है, हिंट के हिसाब से आपको करना होगा। ओके, ठीक है।